Good afternoon, everybody. तो आज हम लोग करेंगे पर हिलियोमीटर। ठीक है। तो पर हिलियोमीटर के करने के पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि व्हाट इज बीम रेडिएशन और व्हाट इज डिफ्यूज रेडिएशन। तो मैं पिछले दिन बोले थे कि बीम रेडिएशन एक्चुअली क्या होता है। जो डायरेक्ट रेडिएशन होता है फ्रॉम सन उसे हम बीम रेडिएशन कहते हैं। और जो स्कैटर्ड होके बाई क्लाउड और ये तो उसके हम कहते हैं डिफ्यूज रेडिएशन। ठीक है। तो एग्जैक्ट अगर so beam radiation is the solar radiation received from the sun without having been scattered by the atmosphere. ठीक है। और मैं ऑडिबल हूँ ना? Yes, sir. क्यों नहीं दे रहा है मुझे? So beam radiation is the solar radiation received from the sun having been scattered by the atmosphere. और diffuse radiation क्या होगा? Diffuse radiation is that received from the sun after its direction has been changed. After direction has been changed by the by scattering the atmosphere. ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बीम रेडिएशन जो डायरेक्ट आ रहा है। और ये हो गया डिफ्यूज रेडिएशन जो एटमॉस्फेयर का मॉलिक्यूल्स से डिफ्यूज होके स्कैटर्ड हो गए आते हैं। ठीक है। तो दिस इज बीम रेडिएशन एंड डिफ्यूज रेडिएशन। नेक्स्ट पॉइंट इज जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट पॉइंट इज द थर्मोकपल। तो थर्मोकपल एक्चुअली क्या होता है? यहाँ पे एक हॉट जंक्शन होता है, यहाँ पे कोल्ड जंक्शन होता है। ठीक है। तो ये दो डिसिमिलर मेटल्स हो गया। तो यहाँ पे अगर हम हीट सोर्सेस देंगे तो ये हीट क्या होगा? दोनों एंड पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। ठीक है। तो यहाँ से होते हैं दोनों एंड पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है। एंड वोल्ट मीटर तो है। वोल्ट मीटर में क्या होगा? वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगा उसमें हम देख सकते हैं कितना करंट पास हुआ है। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एक्चुअली सीबेक इफेक्ट। तो सीबेक इफेक्ट एक्चुअली क्या हो गया? सीबेक इफेक्ट ये हो गया जो हीट कन्वर्ट होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो कन्वर्शन ऑफ हीट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे हम कहते हैं सीबेक इफेक्ट। ठीक है। तो हीट को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या करना है? करंट को मेजर करना होगा। ठीक है। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल। ये थर्मोकपल का एक ही ये है कि हीट को इलेक्ट्रिक में हमको कन्वर्ट करना है। तो हीट में कितना हीट हम देते हैं और कितना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसे वोल्टमीटर से मेजर कर सकते हैं। ठीक है।
तो पर हिलियोमीटर में होता क्या है, पर हिलियोमीटर में सोलर रेडिएशन, जो बीम रेडिएशन डायरेक्ट आते हैं पर हिलियोमीटर में, वही हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ओनली इट मेजर द डायरेक्ट रेडिएशन, द बीम रेडिएशन। ओके। और यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट रेडिएशन अगर आप ऐसे एक पर हिलियोमीटर को लगा देते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट रेडिएशन भी आएगा और डिफ्यूज रेडिएशन भी इंटर करेगा। ठीक है, तो जो डायरेक्ट रेडिएशन बहुत ज्यादा इंटर करते हैं, डिफ्यूज रेडिएशन बहुत ही कम इंटर करते हैं। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट रेडिएशन को हम आई बी से डिनोट करेंगे, बीम रेडिएशन को, और डिफ्यूज रेडिएशन को आई डी से डिनोट करेंगे, तो आई बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द आई डी। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सोलर पारिलियोमीटर का डायग्राम। ठीक है, तो पारिलियोमीटर में क्या हो रहा है, पारिलियोमीटर में एक हॉलो ट्यूब आप देख सकते हो, एक हॉलो ट्यूब है। यहाँ पे एक ब्लैक बॉडी लगा हुआ है नीचे, और नीचे तुम्हारा लगा हुआ है थर्मोकपल मॉड्यूल। ठीक है, थर्मोकपल क्या है पता चल गया। तो यहाँ पे एक तुम्हारा ब्लैक बॉडी लगा होगा, यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेंस लगा हुआ है, जो जहाँ से तुम्हारा सोलर रेडिएशन, जो बीम रेडिएशन है, बीम रेडिएशन डायरेक्ट अंदर आते हैं, और ब्लैक बॉडी क्या करते हैं, उस बीम रेडिएशन को होल्ड करके रखते हैं। तो ब्लैक बॉडी हम किस लिए लगाते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके सनलाइट को। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट। और ये होलो ट्यूब लगा हुआ है, और ये टोटल है एक डायग्राम तुम्हारा पर हिलियोमीटर का। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारा ये आएगा, और यहाँ पे ब्लैक बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा हीट, और नीचे जो थर्मोकपल मॉड्यूल है उसमें, उससे तुम्हारा क्या होगा, करंट जनरेट होगा। तो कैसे होता है उसका डायग्राम हम देख सकते हैं एक बार। तो तुम जो ये देखे ना अभी, जो स्ट्रक्चर देखे है, तो उस स्ट्रक्चर में उसका नीचे जो ब्लैक बॉडी का नीचे टोटल थर्मोकपल का सेटअप होता है, तो ये कुछ इस तरह होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया ब्लैक बॉडी, ये तुम्हारा हो गया ब्लैक बॉडी। ठीक है, और यहाँ से ये जो है, इसको हम पकड़ के चलते हैं, ये तुम्हारा है मेटल कंडक्टर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मेटल कंडक्टर। तो ब्लैक बॉडी के पीछे रहते हैं मेटल कंडक्टर। तो नोट करता हूँ। ये तुम्हारा हो गया मेटल कंडक्टर। ठीक है, हम इसे मेटल कंडक्टर लिख देते हैं। तो ये अगर तुम्हारा ये पॉइंट हो गया पॉइंट ए, और ये पॉइंट हो गया पॉइंट बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा ये दोनों पॉइंट पे अभी टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि मेटल कंडक्टर तो आइसोलेटेड रहेगा ब्लैक बॉडी का एकदम पीछे। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी का पीछे में ये तुम्हारा मेटल कंडक्टर आइसोलेटेड रहेगा, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, पॉइंट ए में जितना टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है, पॉइंट बी में जितना टेम्परेचर, पहले तो ये टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहेगा, तो जिसकी वजह से करंट फ्लो स्टार्ट होगा। क्योंकि ऐसे तुम्हारा थर्मोकपल में जो हो रहा था कि एक पॉइंट ए में अलग तुम हॉट सोर्सेज दे रहे थे, और पॉइंट बी में कोल्ड जंक्शन था, तो वहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस हो रहा था, इसीलिए हम लोगों का करंट फ्लो कर रहे थे। तो गैल्वानोमीटर या वोल्ट मीटर में उसका डिफरेंस, उसका वेरिएबल हमको दिख दिख रहे थे। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी जो
तुम्हारा ब्लैक बॉडी है और मेटल कंडक्टर है, उसका एक पॉइंट ए और पॉइंट बी में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। और तुम्हारा गैल्वानोमीटर में जो जी से यहाँ पे डिनोट किया है, ये गैल्वानोमीटर में क्या होगा, उसका डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा। तो तो पूरे पूरे सर्किट में करंट फ्लो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरा में तुम्हारा करंट फ्लो स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो तुम्हारा एक सर्किट बन ही चुका है, तो ये सर्किट का क्या जरूरत था। अभी ये क्वेश्चन आता है कि ये सर्किट का क्या जरूरत था। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में बहुत स्मॉल करंट मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से हमको क्या करना है, वी आर एडिंग द सेकेंड डायग्राम, मतलब सेकेंड जो सर्किट होता है, तो सेकेंड सर्किट मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये सेकेंड सर्किट मैंने ऐड किए। तो सेकेंड सर्किट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे तुम्हारा स्विच होता है, तो हम ये स्विच ऑन कर दिए। तो स्विच जब ऑन कर दिए तब क्या होता है, मेटल कंडक्टर से थ्रू करंट पास होना स्टार्ट होगा। ठीक है, मेटल कंडक्टर से थ्रू करंट पास होना स्टार्ट होगा, और फॉर द करंट मेटल कंडक्टर द टेम्परेचर विल इंक्रीज। यहाँ पे अगर करंट फ्लो होगा तो इसका टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम स्विच ऑन करेंगे, यहाँ पे बैटरी है। ठीक है, बैटरी दिया हुआ है, तो यहाँ से जब करंट यहाँ से जाएगा तो मेटल कंडक्टर का क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा। तो करंट हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं वेरिएबल रजिस्टर के थ्रू। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाए, रियोस्टेट लगा दिए। ठीक है, तो रियोस्टेट इसीलिए लगा दिए कि वेरिएबल रजिस्टर, मतलब अगर करंट को हम इंक्रीज करना चाहते हैं और डिक्रीज करना चाहते हैं तो हम रियोस्टेट के तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस और करंट का क्या ये होगा, रेजिस्टेंस अगर कम करेंगे तो करंट तो ज़्यादा ही होगा। तो रेजिस्टेंस एंड करंट क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हम लोग के पास एक ये था कि एच इज इक्वल टू पी आई टी। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, वी आई टी हो गया। ये हम पढ़े थे, तो वी क्या होगा, वी अब तुम्हारा होगा वोल्ट मीटर। ठीक है, वी हो गया वोल्ट मीटर। आई क्या होगा, आई हो गया तुम्हारा एम मीटर। और ये टी, टी कैसे हम निकलेंगे, टी कैसे निकलेगा, टी तुम्हारा जितना टाइम तुम ये क्या बोलते हैं, नोट कर रहे हो, तुम्हारा ये करंट जितना टाइम से तुम नोट कर रहे हो, तो वही होगा तुम्हारा टी। ठीक है, तो हम ये कितना टाइम में करेंगे, ये एक्चुअली क्वेश्चन आता है कि टी कितना टाइम से हम इसको करते जाएंगे, ये पूरा सर्किट में करंट फ्लो होता जाएगा। तो हम ये तब तक करेंगे जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इसका जो डिफ्लेक्शन हो रहा था पहले, ये जब तक जीरो ना हो जाए तब तक ये होता जाएगा। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन आएगा कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो क्यों आएगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो आ सकता है बिकॉज T1, अगर इसको तुम T1 ये करोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम इसको T1 डिनोट करोगे तो T1 इंक्रीज होगा। ठीक है, तो T1 इंक्रीज होगा तो T2 भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम करंट भेज रहे हैं। तो यहाँ से हम करंट भेज रहे हैं, तो मेटल कंडक्टर यहाँ पे ये पॉइंट में जो टेम्परेचर हो रहा है और ये पॉइंट में जो टेम्परेचर हो रहा है, ये एक टाइम में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक टाइम में इक्वल हो जाएगा, तो क्या होगा, T1 इज इक्वल टू T2, T1 इज इक्वल टू T2 बन जाएगा। तो पॉइंट ए का टेम्परेचर और पॉइंट बी का टेम्परेचर, मतलब मेटल कंडक्टर और तुम्हारा ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो करंट फ्लो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि एज पर थर्मोकपल हम लोग क्या सीखे थे कि अगर दोनों एंड पे पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं रहेगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये करंट फ्लो होना विल स्टॉप। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी उतनी हीट एब्जॉर्व किए जितनी हीट मेटल कंडक्टर में जनरेट हुआ था। समझ में आ गया, तो ब्लैक बॉडी उतने हीट एब्जॉर्व किए सन से जितना हीट मेटल कंडक्टर में जनरेट हुआ है। ठीक है, तो हीट मेटल कंडक्टर में जनरेट हुआ है, तो दैट इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द हीट। ठीक है,
और यहाँ पे थोड़ा बहुत तो हीट लॉस होगा। तो हीट लॉस होने के लिए हम यहाँ पे एक फैक्टर, यूजिंग द सम मल्टीपल फैक्टर, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया टोटल चीज? सर हम्म। सर यहाँ कुछ तो डिफ्लेक्शन होगा ही सर। नहीं, डिफ्लेक्शन उधर नहीं होगा। मतलब सर कुछ तो डिफरेंस होगा ना सर टेम्परेचर में। टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे एक टाइम में जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा जो स्विच तुमने ऑन किया तो यहाँ से एक जनरेट नहीं हो रहा है करंट। तो यहाँ पे जनरेट करंट हो रहा है, और यहाँ पे जो ब्लैक बॉडी से करंट आ रहा था, मतलब सनलाइट आ रहा था, तो ये जो तुम्हारा ये दो पॉइंट में ना पूरा जीरो हो जाएगा, और कुछ तो हीट लॉस यहाँ पे होगा ही ना। ये जो करंट यहाँ से जा रहा है पूरा एकदम, तो यहाँ से कुछ तो हीट लॉस होगा। तो उसको काउंट करने के बाद क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन एक टाइम में जीरो हो ही जाता है। ठीक है, तो उस टाइम ऑटोमेटिकली करंट फ्लो बंद हो जाता है। तो करंट फ्लो जब बंद हो गया, तुम्हारा ये टाइम मतलब टी उसी टाइम खत्म, और तुम यहाँ पे हीट का मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है। मेटल कंडक्टर तुम्हारा एकदम पीछे रहता है ना, ब्लैक बॉडी के पीछे रहता है, तो वो तो पहले से तुम्हारा आइसोलेटेड बन ही गया है। तो पीछे जो सर्किट है ये तुम्हारा पीछे का सर्किट बन गया, और सामने से जो होलो ट्यूब था, होलो ट्यूब तो सिर्फ ब्लैक बॉडी वहां पे दिख रहा था। ठीक है। अच्छा। और बताओ क्या प्रॉब्लम है? हेलो। यस सर। ये बताओ कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो। ऐसे हम सोलर एनर्जी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और तुम लोग ये देख सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारा जो मैनुअल होगा, तो मैनुअल में क्या क्या है। ये ऑब्जेक्टिव वन में तुम वही लिखा है कि लर्न हाउ एक्सेस द सोलर एनर्जी पोटेंशियल साइट यूजिंग पायरोहेलियोमीटर। ठीक है, तो पायरोहेलियोमीटर आर यूज टू मेजर द डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस और डीएनआई। जो हम पहले दिन बताए थे, डीएनआई के ऊपर जो डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस होता है, which is component of solar energy used in considering the solar energy system. The user should access the feasibility of concentrating solar power CSP systems by calculating the total wattage requirement by purpose in system, and accessing the feasibility by finding out total irradiance in a specific area and multiplying with the area of purpose system. ठीक है। तो डीएनआई हम यहाँ से डिनोट कर सकते हैं, डीएनआई हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। ठीक है। थियोरी क्या बता रहा है? थियोरी यह बता रहा है कि फर्स्ट स्टेप इज एक्सेसिंग द साइट for suitably for solar power production is to be analyze the solar resources available। ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा ये सोलर रिसोर्सेज अवेलेबल होगा वहीं पे तुम ये लगा सकते हो, दूसरा कहीं पे तो तुम लगा नहीं पाओगे। सिंस द अवेलेबल सोलर रिसोर्सेज वेरी ग्रेटली with respect the local weather condition, location, time of the day and time of the year, it is generally agreed to the accurate site data needs to be taken over an extended period of time in order to determine the amount of energy available in the environment। ठीक है, ये टोटली एक्चुअली जो ये जो डिवाइस होता है ना, ये सब डिवाइस तुम कहीं पे भी लगा तो नहीं पाओगे। तुमको एकदम जहाँ पे लोकेशन, वेदर कंडीशन, टाइम ऑफ द ईयर, ये सब जहाँ पे एक्यूरेट होगा वहीं पे तुम ये सब मेजर चीज में सब डिवाइस तुम लगा पाओगे। ठीक है। अच्छा।
अच्छा, यहाँ पे जो वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे तो हम प्रोसीड्योर में आते हैं। इसके पहले ये पूरा पॉइंट कुछ देख लेंगे इस बार भी कि इरेडियंस क्या होता है। द इंस्टैंटेनियस क्वांटिटी ऑफ सोलर रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन ए सरफेस पर यूनिट एरिया। तो इरेडियंस क्या हो गया? द इंस्टैंटेनियस क्वांटिटी ऑफ सोलर रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन ए सरफेस पर यूनिट एरिया। ठीक है। तो डिफ्यूज सोलर रेडिएंस क्या हो गया? द सोलर रेडिएंस ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्यू टू ओनली स्काई रेडिएशन। ठीक है। दैट इट डज नॉट इंक्लूड द डायरेक्ट सोलर रेडिएंस व्हिच इज डिफाइंड नेक्स्ट। तो डायरेक्ट सोलर रेडिएंस क्या हो गया? ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट सोलर इरेडिएशन। ठीक है। तो डायरेक्ट सोलर इरेडियंस ऑल्सो कॉल्ड द डायरेक्ट सोलर इरेडिएशन और डीएनआई। द सोलर irradiance on a surface held perpendicular to the sun rays while blocking the diffuse sky radiation. ठीक है। Reflected solar irradiance, the short wave of radiation which is reflected upward from the earth's surface. Reflected solar radiance हो गया। तो net terrestrial radiation, the long wave radiation coming off the earth's surface minus the upward radiation through horizontal surface near the earth's surface। ठीक है। तो अर्थ रेडिएशन बजट हम पहले एक दिन दिखाए थे कि इनकमिंग सोलर एनर्जी तुम्हारा 100% हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? 6%, 21%, 4%, ये तो पहले ही तुम्हारा एकदम चला जा रहा है अब तुम्हारा स्काई पर। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है लैंड में 48%। ठीक है। तो 48% का 63% तुम्हारा जाता है एकदम डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, और जो तुम्हारा 6% है वो डायरेक्टली स्पेस फ्रॉम द अर्थ। अच्छा, रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द एटमोसफियर 10% यहाँ पे, और carried to clouds and atmosphere by latent heat water vapor is 22%। ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा 3% क्लाउड में जाता है, 10% राइजिंग एयर में चला जाता है, और रेडिएट टू द स्पेस फ्रॉम द क्लाउड्स एटमोसफियर 63% चला जाता है। तुम्हारा ये 48% का 63%। ओके। आप तो छोड़ ही दो। ये तुम्हारा जो डिवाइस है पर हिलियोमीटर का, ये डिवाइस हो गया। प्रोसीड्योर में अगर जाओगे तो प्रोसीड्योर में तुमको यहाँ पे तो ये बोला जाएगा कि तुम आरटी में जाओ, जाके स्ट्रीमिंग लाइव डेटा स्टार्ट करो, लेकिन आरटी में तो कुछ है नहीं। ठीक है। यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है आरटीएम, तो हम लॉगिन करके देखे थे, सेम चीज़ है। सेल्फ एवोल्यूशन में क्या है देख लेते हैं। What are parheliometers? Instrument measure beam radiation, instruments measure diffuse radiation, the direct radiation is only none of the above। क्या होगा? क्या होगा? पार्लियोमीटर्स हमेशा बीम रेडिएशन डिनोट करते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन और सोलर रेडिएशन रेफर टू 100 मीटर स्क्वायर डीएनआई डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस ही होगा। तो रहा है कुछ ऐसा ही। सोलर रेडिएशन रिसीव टू अर्थ सरफेस विद इन द रेंज ऑफ, ये तो मुझे भी नहीं पता, देखते हैं ये देखे। ये होगा सर। ठीक है। और बताओ। और मैनुअल कैसे लिखना है हम बाद में बोल देंगे। हम नीरज के साथ थोड़ा बात करना होगा, नीरज सर के साथ। नहीं तो कैसे ही इसको लिखना है हम तुमको बाद में बोल देंगे। जो कंस्ट्रक्शन है पायरोमीटर का, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो मेन चीज वहीं पे है। ठीक है। वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दो। यहाँ पे जो थर्मोकपल है, फिर तुम्हारा ये जो होलो ट्यूब का है पायरोमीटर का, सोलर रेडिएशन कैसे आ रहा है, प्रोटेक्टिव लेंस
से थ्रू ब्लैक बॉडी के में क्या काम हो रहा है, थर्मोकपल मॉड्यूल में क्या काम हो रहा है, थर्मोकपल मॉड्यूल का टोटल सर्किट, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? सब ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तब सब ठीक ही होगा। तो अम, कोई एक मुझे ये भेज दो अटेंडेंस। स्क्रीनशॉट उठा कर जरा भेज दीजिए। और अगर कोई मतलब ये कोई पूछ दे कि डिसएडवांटेज अगर क्या होता है पाइरोमीटर का, तो ये एक पॉइंट हो सकता है कि डिसएडवांटेज ये हो गया कि स्पेक्ट्रल द सेंसिटिविटी इम्परफेक्ट, मतलब पूरा सन का लाइट जो डिफ्यूज रेडिएशन और बीम रेडिएशन दोनों नहीं आ रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम, एक डिसएडवांटेज भी बन सकता है इसका। ठीक है, तो ये भी थोड़ा एरर, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम एरर मैनेजमेंट, मतलब जो एरर आता है ना, तो एरर के लिए एक सम फैक्टर सम मल्टीप्लाई किए थे लास्ट में। ठीक है, तो ये बीम रेडिएशन सिर्फ मेजर करते हैं, डिफ्यूज रेडिएशन के लिए ये ठीक नहीं होगा, तो इसीलिए एक एरर भी आता है। ये डिसएडवांटेज भी है, ये थोड़ा पॉइंट आउट करके रखिए, पूछा जा सकता है भाई में कि डिसएडवांटेज क्या होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू विशाल, थैंक यू ऑल। कुछ पूछना नहीं है ना? ऑल ओके, हम लीव कर रहे हैं। ठीक है, लीव कर जाओ। ओके सर। हम्म।